सभी को नमस्कार। आज हम ये जो हमारा एक पेपर हुआ वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड का जो 9 तारीख को था, उसकी मनोविज्ञान की आंसर की जो है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने जो भी मार्क्स बन रहे हैं कि 20 में से कितने मार्क्स आपने मनोविज्ञान के अंदर प्राप्त किए, उनका डेटा जो है वो कमेंट बॉक्स में डालना। और इसके बाद हम अगली वीडियो के अंदर जो 10 तारीख का जो पेपर है उस पेपर के 20 प्रश्न जो है वो लेकर आएंगे। तो जो भी 4 पेपर्स हमारे होने हैं ग्रेड सेकंड के, उनके मनोविज्ञान के जो 20 प्रश्न हैं उन 20 प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे, ताकि आने वाली जो रीट भर्ती परीक्षा है या इन फ्यूचर भी कभी कोई भर्ती परीक्षा जो हो रही है उसमें इन प्रश्नों के रेफरेंस में जो नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका फ़ायदा हमें मिलना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारे पास था उसमें था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी ये कहने की कोशिश कर रहा था कि यदि एक व्यक्ति या एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान उसकी किस किस क्षेत्र के अंदर जो है हेल्प करेगा। ऑप्शन नंबर 1 था कि विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में। विकासात्मक का मतलब होता है यानी एक बच्चा जब अपनी विकास की अवस्थाओं से गुजर रहा है, जब वो अपनी शैशव अवस्था से निकल रहा है, वो बाल्य अवस्था से निकल रहा है, किशोरावस्था में उसमें कौन से परिवर्तन आएंगे, उन सभी परिवर्तनों को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक की हेल्प करता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, यानी व्यक्ति दर व्यक्ति जो अंतर पाया जाता है, यानी 2 विद्यार्थी जिस भी रूप में एक दूसरे से भिन्न है उस भिन्नता को समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान हेल्प करता है। तो ये बात भी सही है। तीसरा है कि प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में, यानी किन बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण विधियां जो प्रभावी रहेगी। मान लो एक टीचर प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसको कौन से टीचिंग मेथड यूज करने हैं। यदि वो मंदबुद्धि बालकों को पढ़ा रहा है तो कौन से टीचिंग मेथड यूज करेगा, पिछड़े बालक के लिए क्या या किस प्रकार की वो नीति लेकर आएगा, ये सारी चीजें शिक्षा मनोविज्ञान बताती है। तो ये ऑप्शन भी ठीक था। और पाठ्यचर्या के निर्माण में भी, यानी यदि एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वह पाठ्यक्रम के निर्माण में भी उसकी हेल्प करेगा। तो इट मीन्स ये चारों ऑप्शन सही है। नीचे एक कूट बना रखा था और इन कूट में से हमें ऑप्शन जो है वो सही निकालना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2, जिसमें ए भी ठीक है, बी, सी और डी सभी ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो पहले का जो आंसर है वो होगा जी आपका नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये क्या कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। या आप याद भी रखें, शिक्षा मनोविज्ञान के कई क्षेत्र हैं जिसमें शिक्षक है, शिक्षार्थी है यानी जिसे हम लर्नर बोलते हैं, अधिगम प्रक्रिया है, सीखने की परिस्थितियां है, वातावरण है, ये सारे के सारे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। लेकिन इसने प्रश्न क्या किया कि इनमें से किस क्षेत्र का संबंध वृद्धि और विकास से है, यानी वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए वृद्धि और विकास, चाहे बुद्धि की बात करें, अधिगम की बात करें, ये सारी चीजें जो है अधिगम करता जिसे हम लर्नर कहते हैं उनसे संबंधित होती है। तो इसका आंसर नंबर आएगा जी 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा था वो 2 प्रकार के स्टेटमेंट हमारे पास में थे। ए में लिख रखा था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, में मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करते हैं। ये कारण दिया गया है ना। और संक्रियाओं के बारे में क्या बताया गया कि वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करता है। यानी ये प्रश्न जीन प्याजे के रेफरेंस में था। उनकी जो अवस्था नंबर 3 है जो जनरली 7 से लेकर 12 वर्ष तक चलती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कि जिसमें बच्चा मूर्त या जो कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन करने लायक हो जाता है ना। और उसका दूसरा ये कहा कि ऑपरेशंस क्या होती है। तो ऑपरेशंस एक प्रकार की जब समस्या हमारे सामने आती है उस समस्या का जो एक समाधान हमारे मस्तिष्क में चलता है, यानी एक विचार को दूसरे विचार से जो हम ये कहें कि क्रियाएं जोड़ती है उसे मनोविज्ञान में कहते हैं जी संक्रिया। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 1 ठीक था। उत्तर क्या कह रहा है कि ए सही है और बी और आर गलत है। तो ऐसा नहीं है, देखिए सही ए भी है और सही आर भी है। दूसरा इसने कहा कि आर सही है और ए गलत है, तो ये भी नहीं बनेगा। तीसरा इसने कहा कि ए और आर दोनों सही है, तो ये ठीक बात है। आगे देखिए आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। ए और आर दोनों सही है और ए के बारे में ये बताया गया कि संक्रिया जो है वो क्या होती है, यानी ए का यहाँ पर जो है एक प्रकार से व्याख्या या एक्सप्लेनेशन हमें मिली आर में। तो ऑप्शन नंबर इसका भी होगा जी 3।
कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी प्याजे का था कि प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लगती है। यदि इन चारों अवस्थाओं का समय पीरियड यदि आपको पता था कि ये अवस्था चलती है जन्म से प्रोबेबली 2 वर्ष तक, ये अवस्था चलेगी सामान्यतः 2 से 6 या 7 वर्ष तक, ये वाली अवस्था चलेगी 7 से 12 वर्ष तक और ये चलेगी जी 12 के बाद। यदि इतना भी आपको पता था तो इसने स्पष्ट लिखा है कि भाषा का विकास ठीक प्रकार से कब होना प्रारंभ हो जाता है, तो प्रोबेबली 2 से 6 वर्ष में बच्चे का भाषा विकास अच्छे तरीके से हो जाता है और बच्चे का जो अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन का तरीका है जो अब तक वो यहाँ तक अपनी शारीरिक और गामक क्रियाओं के माध्यम से करता है, यहाँ पर भाषा जो है वो बनना प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था उसका आंसर होगा जी आपका नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार, ये शब्द में पकड़ना था, देखिए आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है। हमने देखा कि कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के 3 तो बताए थे जी लेवल और 6 बताई थी जी स्टेजेस, यानी हर स्टेज के अंदर इन्होंने हर लेवल में 2-2 स्टेजेस बताई थी। अब इसने कहा कि जो आत्म परिपूरक पारस्परिकता है जिसको हमने डिस्कस किया अदला बदली की अवस्था, यानी एक हाथ देना एक हाथ लेना जो है वो वाली किस अवस्था में आती है, तो इसका सही आंसर जो है वो होगा जी साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, यानी अवस्था नंबर जो 2 आएगी आपकी लेवल पहले के अंदर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जी नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्न में से कौन व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है। तो देखिए जो सेल्डन है, हिप्पोक्रेट्स है और गैलन है, इन तीनों ने ही यानी शरीर द्रव्य या शारीरिक संरचना के आधार पर जो है व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था, लेकिन इनके अंदर जो आल्पोर्ट है, हम लोगों ने पढ़ा है कि आल्पोर्ट ने शील गुण से संबंधित जो है वो कार्य किया था। 2 विद्वानों के नाम आते हैं शील गुण से संबंधित, एक का नाम हम आल्पोर्ट पढ़ते हैं और दूसरे का हम जो नाम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जी कैटल, जिन्होंने 16 पीएफ का निर्माण किया था। तो इसने कहा है कि जैव शारीरिक उपागम से संबंधित कौन सा नहीं है, तो इनमें आल्पोर्ट जो है वो ट्रेट थ्योरी से संबंधित है, यानी शीलगुण सिद्धांत से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो होगा आल्पोर्ट। जबकि हिप्पोक्रेट्स के वर्गीकरण को ही आगे चलकर नए रूप में आगे बढ़ाया था, उस विद्वान का नाम था जी गैलन। तो चाहे सेल्डन है, हिप्पोक्रेट्स है या गैलन है, ये तीनों के तीनों जैव शारीरिक उपागम से जुड़े हैं। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 पर। अल्बर्ट बांडुरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन, यानी एक प्रकार का सुप्त अधिगम, लेटेंट लर्निंग जो हम बोलते हैं, के बिना भी हो सकता है। इसे किस रूप में संदर्भित किया जा सकता है। यदि आपको डायरेक्टली भी पता था ना तो इसका आंसर हो जाएगा जी संज्ञानात्मक अधिगम, क्योंकि अल्बर्ट बांडुरा को हम वैसे भी आधुनिक संज्ञानवादी है ना वो कहते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक अधिगम। हालांकि कुछ जगह आपको अधिगम विभेदीकरण भी मिलेगा, हालांकि कंफ्यूजन है दोनों में, ऑप्शन ए और 4 में, लेकिन मेरा जो आंसर है ना डायरेक्टली जो सबसे नियरेस्ट जो आंसर है वो मेरे हिसाब से इसका आंसर नंबर होगा जी 4। और हो सकता है कि आरपीएससी की आंसर की में इन दोनों में से कोई एक आंसर आए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा जी नंबर 4, क्योंकि अल्बर्ट बांडुरा जो है वो संज्ञानात्मक अधिगम से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है। तो हमें सीधा सा निकालना था कि अधिगम क्या है, तो ये तो हमने डेफिनेशन से भी पढ़ा है कि अधिगम यानी लर्निंग उन्हीं परिवर्तनों को माना जाता है जो परिवर्तन अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप होते हैं। तो ये वाला आंसर जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ये तो अधिगम की डेफिनेशन ही आ जाती है ना, कि लर्निंग में केवल उन्हीं परिवर्तनों को रखा जाता है जो प्रैक्टिस से हो रहे हैं और जो एक्सपीरियंस के माध्यम से हो रहे हैं। तो इसका जो आंसर नंबर होगा वो होगा जी आपका नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थितियों का नाटकीकरण प्रस्तुत कर रहा है। शिक्षक 5E, ये रॉबर्ट बेबी नाम के एक विद्वान थे, इन्होंने इस 5E निर्मितवादी उपागम जो है वो दिया था के अनुसार किस चरण में है। यानी 5E का मतलब 5 जो है वो ई से अधिक है, इंगेज हो गया, एक्सप्लोर है, एक्सप्लेनेशन है,
एल्बोरेट है और एक इवेल्युएशन होता है। तो ये कह रहा है कि जो मानसिक तत्परता हेतु है ना अनुदेशन कार्यों का जो नाटकीकरण करेगा वो किस अवस्था में होगा, तो ये होता है जी संलग्न में, इंगेज के अंदर। यानी बच्चों को सबसे पहले परिस्थिति निर्माण करके कि जो काम टीचर कराना चाहता है उसमें इंगेज करने के लिए पहले जो है उनको मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जी नंबर 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक अध्यापक ये देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि, जो हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 के अंदर जो अपना सिद्धांत दिया बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसमें इन्होंने एक प्रकार बताया था स्पेशियल इंटेलिजेंस का को प्रदर्शित कर रहा है। विद्यार्थी के अधिगम को अच्छी तरह कौन सी गतिविधि सहारा देगी, तो देखिए सीधा सा आंसर है त्रिआयामी मॉडल की अभिकल्पना। यानी वो जो भी चीजें अपने मस्तिष्क में सोच रहा है उसका ग्राफ बनेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी चित्र बन रहा है तो कई प्रकार के आयाम उसके मस्तिष्क में चलेंगे। निबंध लेखन, ऐतिहासिक तिथियों को याद करना या गणितीय समस्याओं का इस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है। तो यदि आपको स्थानिक बुद्धि के बारे में भी पता था तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट निकल रहा था कि 3 डायमेंशनल मॉडल जो है वो इस प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11, व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली जो 16 पीएफ थी कैटल के द्वारा जो बताई गई थी उसके बारे में पूछा गया है। क्या ये शील गुण उपागम पर आधारित है? बिल्कुल, ये शील गुण के ऊपर 2 विद्वानों ने कार्य किया। हमने पिछले प्रश्न में बात करी आल्पोर्ट और कैटल ने। यह प्रकार उपागम पर आधारित है। इसके अलावा 16 ध्रुवीय कारकों पर सम्मिलित है और यह एक क्या है जी प्रक्षेपी विधि, यानी प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो इसका आंसर होगा ये वाला, यानी एक प्रकार से प्रकार उपागम नहीं है, टाइप थ्योरी पर नहीं है, ये प्रक्षेपी विधि नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, शीलगुण सिद्धांत पर आधारित है और इसमें 16 द्विध्रुवीय कारकों को सम्मिलित किया गया है। टाइप थ्योरी के अंदर वो प्रकार आएंगे जिन्होंने शरीर रचना के आधार पर, चाहे हिप्पोक्रेट्स है, सेल्डन है, या हम कार्ल जूंग की बात करें, स्पेंगर की बात करें, उन लोगों ने प्रकार उपागम के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जी नंबर 3। प्रश्न नंबर 12 देखिए, जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं और व्यवहार को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं और व्यवहार के अनुकूल बना लेता है तो इसे कहा जाता है जी प्रतिगमन। ये बहुत बार हमने क्लासेस में भी देखा है कि आप जिस अवस्था में हो यदि उस अवस्था से निचली अवस्था का व्यवहार प्रकट कर रहे हैं ना तो वो आपका प्रतिगमन यानी रिग्रेशन जो है वो होता है। और यहाँ देखिए 2 अवस्था थी, इसने एक तो दी थी अडल्टहुड और एक कहा इसने चाइल्डहुड। तो इसने कहा जब एक वयस्क अडल्टहुड से किस ओर जा रहा है जी, चाइल्डहुड की ओर जा रहा है, यानी पीछे की अवस्था का व्यवहार प्रकट कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जी प्रतिगमन। क्वेश्चन नंबर 13, किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्याओं के संबंध में परिकल्पना, ये प्रश्न था जो पूछा था, परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रिया स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय यानी ट्राई आर्किक सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत आती है। यानी स्टर्नबर्ग ने अपने सिद्धांत में 3 प्रकार की बुद्धि की चर्चा करी, ये हम लोगों ने बहुत बार चर्चा करी है ना। लेकिन उन 3 प्रकार में से जो पहली बुद्धि थी जिसको घटकीय बुद्धि कहा जाता है उसके 3 घटक बताए थे, जिसमें एक मेटा घटक था, एक ज्ञान संग्रहण घटक था और एक निष्पादन घटक था। प्रश्न इसने क्या किया कि इन तीनों घटकों में से परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस हम कहाँ निर्माण करेंगे, तो आंसर आता है देखिए मेटा घटक। 3 ही बातें हैं, मेटा घटक में कोई भी समस्या है उसका समाधान कैसे होगा, है ना, एक रणनीति प्रकार हम इसमें बनाते हैं। निष्पादन घटक में उस समाधान का हम क्रियान्वयन करते हैं, यानी किस प्रकार से उस समाधान को हम अप्लाई करेंगे और हमने उस समाधान से कितना सीखा, ये ज्ञान संग्रहण घटक का हिस्सा रहेगा। तो इसने तो हमें कहा जी परिकल्पना का निर्माण कहाँ होगा, यानी एक सॉल्यूशन हम कहाँ सोचेंगे, तो आंसर हो जाएगा मेटा घटक, है ना। तो 13 का हो जाएगा जी नंबर 4। 14 पे आते हैं, निम्नलिखित में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्तिगत भिन्नता के महत्व को इंडिकेट या इंगित नहीं करता। यानी टीचर यदि एक व्यक्तिगत भिन्नता पे कार्य कर रहा है तो कौन सा काम नहीं करेगा। वेरी इजी, पहला ही आंसर है सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना, ये व्यक्तिगत भिन्नता का हिस्सा नहीं है। जब व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ही क्या है कि क्यों हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हम पता लगा पाएं कि हर बालक के सीखने का जो स्तर होता है वो क्या होता है जी, अलग अलग होता है। बाकी अध्यापन विधियों में सहायता करेगी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, गृह कार्य देने में करेगी और टीचर बच्चे को उसके मानसिक स्तर के हिसाब से व्यावसायिक या प्रोफेशनल गाइडेंस जो है वो दे पाएगा।
तो इसने कहा जी कौन सा कार्य व्यक्तिगत भिन्नता का नहीं है मोटे तौर पर, तो आंसर हो जाएगा जी नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का कौशल है। इतना समझ जाइएगा, यानी दूसरों के इमोशंस को समझना। इनमें से कौन सा उत्तर है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अंतर व्यक्तिगत प्रबंधन, यानी जिसे आप दो इंग्लिश याद रखिए, एक इंटर और एक इंट्रा। इंटर का मतलब होता है दूसरे को समझना और इंट्रा का मतलब होता है स्वयं को समझना, है ना। तो यहां उत्तर हो जाएगा जी इंटर। आप इंग्लिश देख सकते हैं, तो इंटर वाला उत्तर जो है वो अंतर व्यक्तिगत प्रबंधन यानी दूसरे को समझना। और वो कहता है कि पीयूष अपने आप को बेहतर समझता है, तो आंसर हो जाता इसका इंट्रा। तो इसका आंसर नंबर रहेगा जी आपका 1। प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसके बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वह खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। यानी एक प्रकार की ये आंतरिक अभिप्रेरणा थी, यानी अपने आप से उसने मोटिवेशन लिया, यानी लगने के बावजूद भी, दर्द होने के बावजूद भी उसने खेलना जो है वो प्रारंभ रखा। इट मीन्स इसको आंतरिक अभिप्रेरणा थी, किसी बाह्य अभिप्रेरणा की आवश्यकता इसे नहीं पड़ी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जी नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17। एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्यों को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिले। यानी अधिक से अधिक सफलता मिले मतलब अधिक से अधिक उसे उपलब्धि प्राप्त हो। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा उपलब्धि अभिप्रेरणा, इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। तो देखिए ये तीनों ही आंसर है। ये बहुत बार क्लास में डिस्कशन हुआ है। संवर्धन कार्यक्रम का मतलब है इनरिचमेंट जो प्रोग्राम्स है, कि कोई बच्चे का समय समय पर कोई भ्रमण विधि से कहीं का भ्रमण करा दिया, या मान लीजिएगा क्लास के अंदर जो है कभी कैरियर काउंसलिंग करवा दी बच्चों की, या कोई जैसे मान लीजिएगा कोई नया कोई गांधी जयंती है या चिल्ड्रंस डे है, तो उस पर कोई प्रतियोगिता वगैरह का आयोजन करा दिया। त्वरण का मतलब होता है बच्चे को एक कक्षा से अगली कक्षा में जल्दी प्रमोट कर दिया गया। और पुल आउट दृष्टिकोण, है ना, इसका मतलब है कि जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, इन बच्चों को कुछ समय के लिए उस कक्षा से अलग करके, है ना, कुछ ढंग से जो है अलग तरीके से जो है वो इनको आगे बढ़ने का अवसर जो है वो दिया जाए। ये भी एक प्रकार का संवर्धन कार्यक्रम ही जो है वो होता है। तो इसके आंसर्स जो है ना वो रहेंगे जी तीनों। उपचारात्मक अनुदेशन ये जर्नली जो है ये मंद बुद्धि बालकों को दिया जाता है, जिसे हम रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं, ये मंद बुद्धि बालकों के लिए होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जी 1, 2 और 3। तो इसका जो कूट बनेगा हमारा ये बनेगा जी A, B और C। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जी आपका नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण यानी अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड जो है उसके परिवर्तन लाने में उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जी नंबर 1। क्योंकि देखिए सिंपल सा है कि उसकी अभिवृत्ति और विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिवृत्ति में अधिक परिवर्तन लाती है, जो नहीं होता है। यानी एक प्रकार से जो मेरा बिलीफ बना हुआ है, और जब मेरे उसी बिलीफ को लोग भी मानना प्रारंभ कर देते हैं तो उस बिलीफ को स्ट्रोंगनेस मिलती है, न कि वो कमजोर होता है। और ये तो ये कह रहा है कि इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, यानी कौन सी टेक्टिक अभिवृद्धि में परिवर्तन लाने में सहायक है। तो बाकी जो तीनों जो टेक्टिक है इनसे सामान्य से हमारी अभिवृत्ति के अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन जो पहला पोर्शन है या जो पहला आंसर है इससे अभिवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता। तो 19 का क्वेश्चन नंबर 1 और 9 तारीख वाले क्वेश्चन पेपर का लास्ट प्रश्न है कि वह अभिप्रेरणा शक्ति, यदि आपने रुचि को ढंग से पढ़ा हो, है ना, इंटरेस्ट को, तो आप यहीं से इस प्रश्न को पकड़ सकते थे। अभिप्रेरक शक्ति के रूप में क्रो एंड क्रो ने, है ना, रुचि जो है उसको डिफाइंड किया है कि वह अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहायता प्रदान करती है, तो उसे हम बोलते हैं जी रुचि। क्योंकि जिस भी व्यक्ति, वस्तु या कार्य के प्रति आज हमारा ध्यान है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो उसका कारण क्या है जी, उसका कारण है जी रुचि। तो ये आपके बिल्कुल प्रमाणित 20 के 20 प्रश्नों के आंसर्स थे। अगली वीडियो में हम जो 10 तारीख को जो पेपर होगा, है ना, उसके 20 प्रश्नों को लेकर जो है आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।